दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बालाजी वेफर्स ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स की थी, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 24% ज्यादा है। वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस साल कंपनी ने 409 करोड़ रुपए की कमाई की है और ये भी पिछले साल के कंपैरिजन में 7.2 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें स्पेशल क्या है, ऐसी तो बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका सोचना बिल्कुल सही है। भारत में डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और पॉपेज रेस्टोरेंट चलाने वाली जुबिलेंट फूडवर्क की फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल 5,158 करोड़ रुपए की सेल्स रही है। वहीं नेस्ले, जिसके अनगिनत प्रोडक्ट्स मार्केट में छाए रहते हैं, उसकी भी टोटल सेल्स इस साल 5300 करोड़ रुपए की है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये दोनों ही कंपनीज बड़ी हैं जो पूरे देश भर में फैली हुई है, जबकि बालाजी वेफर्स, जो कि 1 दर्जन से भी कम राज्यों में अपने पोटैटो चिप्स, भुजिया और नमकीन बेचते हैं, उनकी टोटल सेल्स 5,010 करोड़ रुपए है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनफैक्ट बालाजी वेफर्स आज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट चिप्स मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। लेस के बाद आज इंडिया में सबसे ज्यादा चिप्स बालाजी वेफर्स के ही बिकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे लेस, कुरकुरे और अंकल चिप्स के होते हुए भी भारत की स्वदेशी कंपनी बालाजी इतना बड़ा ब्रांड बन गया। आखिर क्या है बालाजी वेफर्स की सक्सेस स्टोरी और इसके फाउंडर चंदूभाई वीरानी की बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहें। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे। ये डायलॉग है शाहरुख खान की फिल्म रईस का, लेकिन देखा जाए तो ये लाइन हर गुजराती पर बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे हमारी आज की कहानी का हीरो भी एक गुजराती ही है। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के जामनगर जिले के धोराजी नाम के एक छोटे से गांव से, जहां 1957 में चंदूभाई वीरानी जी का जन्म होता है। चंदूभाई के पिता पोपट भाई वीरानी जी पेशे से एक किसान थे और चंदूभाई के अलावा उनके 2 और बेटे थे, भीखू भाई वीरानी और मेघजी भाई वीरानी। पोपट भाई वीरानी अपने तीनों बेटों के साथ रोजाना खेत में काम करते और उससे जो भी कमाई होती उससे पूरे परिवार का जीवन यापन होता। लेकिन एक रोज अकाल पड़ने की वजह से पानी की कमी हो गई और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उस वक्त पोपट भाई वीरानी जी ने अपने खेत को बेचने का फैसला कर लिया था और 20,000 रुपए की कीमत पर उन्होंने अपने खेत को बेच भी दिया। ये दौर था 1972 का और खेत बेचने से जो पैसे मिले उसे उन्होंने अपने तीनों बेटों को देकर फर्टिलाइजर्स और फार्म इम्प्लीमेंट्स का बिजनेस करने को कहा। वीरानी भाइयों ने अपने पिता की बात मानते हुए दुकान खोल दी, लेकिन ये बिजनेस बिल्कुल नया था और उनके पास इसकी थोड़ी भी नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और ये बिजनेस डूब गया। इस बिजनेस के डूबने के साथ साथ उनका सारा पैसा भी डूब गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। गांव में अब इनके पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए तीनों भाई अपने पूरे परिवार के साथ राजकोट चले गए। राजकोट में वीरानी भाइयों ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक मेस खोला, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद उनका मेस बंद हो गया और उनका ये बिजनेस भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अब तीनों भाई राजकोट की एक थिएटर, जिसका नाम एस्ट्रॉन था, वहाँ काम करना शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस थिएटर में जहां चंदूभाई वीरानी ने गेटकीपर का काम किया, तो वहीं उनके भाइयों में से एक ने टिकट काउंटर पे बैठने का, तो वहीं दूसरे ने साफ सफाई का काम संभाला। दोस्तों यहाँ हमें वीरानी भाइयों से एक बहुत ही बड़ा लेसन मिल रहा है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी किस्मत को तो कोसते रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम करना अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। यही वजह है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट महीने दर महीने बढ़ती जा रही है। CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अप्रैल 2023 में देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई है। इससे पहले मार्च में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.80% थी, वही फरवरी में ये 7.45% थी। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता, बस जरूरत है उसे मेहनत और लगन से करने की। आज इंडिया में टॉप पोजीशन पर आप जिन लोगों को भी देखते हो, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी शुरुआत जीरो से ही किया था और आज वो करोड़ों के मालिक हैं। बात करें चंदूभाई वीरानी की, तो उन्हें और उनके भाइयों को काम तो बहुत छोटा मिला था, लेकिन उस काम को उन्होंने पूरे लगन से किया और उनकी इस लगन को देखते हुए साल 1976 में थिएटर के ऑनर ने वीरानी भाइयों को थिएटर की कैंटीन का ठेका दे दिया। अब इन तीनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वे थिएटर में इंटरवल के दौरान ऐसी कौन सी चीजें बेचें जिनकी डिमांड ज्यादा हो। हालांकि शुरुआत में उन्होंने सैंडविच बेचा, जिसमें उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन क्योंकि सैंडविच को स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें अक्सर लॉस भी उठाना पड़ता था। साथ ही जो सैंडविच नहीं बिकते थे वो भी दिन डूबने तक खराब हो जाया करते थे।
इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सैंडविच की जगह चिप्स को बेचने का फैसला किया। शुरुआत में ये दूसरे वेंडर्स से चिप्स खरीदते थे और फिर उसे थिएटर में लाकर बेचते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वेंडर इंटरवल तक चिप्स को लेकर पहुंच ही नहीं पाता था, जिससे वीरानी भाइयों का उस दिन का पूरा बिजनेस खराब हो जाता था। चिप्स बेचने का आइडिया तो प्रॉफिटेबल था, लेकिन वेंडर की गलती की वजह से उनका ये प्रॉफिट लॉस में बदल जाता था। थक हार कर जब चंदू भाई जी के पास कोई भी चारा नहीं बचा, तब उन्होंने खुद ही चिप्स बनाकर बेचने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक कमरा किराए पर लिया और फिर वो खुद वहां चिप्स बनाकर थिएटर में लाकर बेचने लगे। यहाँ चंदू भाई जी अपने हाथों से ही चिप्स बना रहे थे, इसलिए चिप्स की क्वालिटी भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी, जिस वजह से थिएटर में चिप्स को लेकर लोगों की डिमांड भी काफी बढ़ गई और इससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। दोस्तों, यहाँ हमें चंदू भाई जी से सीखने को मिलता है कि कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी जरूर होगा, बस जरूरत है हार्ड वर्क करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का, जो कि चंदू भाई जी ने बखूबी करके दिखाया। जब वेंडर उनका काम खराब करने लगे तो उन्होंने खुद हार्ड वर्क करने का फैसला किया और आज आप खुद देख सकते हो कि उनकी मेहनत उन्हें कहां तक ले आई है। वैसे चंदू भाई जी जब खुद चिप्स वेफर्स बनाकर बेचने लगे तब उन्हें प्रॉफिट तो पहले से ज्यादा हो रहा था, पर अभी भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिला था जिसके वो असली हकदार थे। चिप्स को लेकर जब लोगों की डिमांड बढ़ी तब उन्होंने अपने भाइयों को भी चिप्स बनाना सिखा दिया। शुरुआत में थोड़ी परेशानी तो हुई, क्योंकि उनके भाइयों ने कभी भी ऐसा कुछ काम नहीं किया था, पर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जल्द ही चंदू भाई जी के भाइयों ने भी चिप्स बनाना सीख लिया। चंदू भाई जी ने घर पर तैयार किए गए इन चिप्स को बालाजी का नाम दिया और अब वो कैंटीन के साथ साथ आसपास के दुकानों में भी अपने बनाए हुए चिप्स को बेचने लगे। देखते ही देखते कुछ समय में उनके चिप्स ने अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली और लोगों के बीच इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। बढ़ते हुए डिमांड को देखकर चंदू भाई जी ने मॉपेड खरीद लिया और उस पर अपने वेफर्स चिप्स को लाद कर दूर दराज के दुकानों पर पहुंचाने लगे। दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर राजकोट के लगभग 30 से ज्यादा दुकानदार चंदू भाई से वेफर्स चिप्स खरीदने लगे। अब अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए चंदू भाई एक फैक्ट्री लगाने का फैसला करते हैं। साल 1989 में उन्होंने 50 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर गुजरात की सबसे बड़ी पोटैटो चिप्स फैक्ट्री लगा दी, जिससे चिप्स का प्रोडक्शन पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। साल 1995 में चंदू भाई ने बालाजी का नाम बदलकर बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और साल 2000 तक बालाजी वेफर्स के पास गुजरात के पोटैटो चिप्स मार्केट का 90% शेयर आ गया। गुजरात के बाद उन्होंने देखते ही देखते राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के 65% मार्केट शेयर पर भी कब्जा जमा लिया और साथ ही नमकीन और दूसरे स्नैक्स भी बेचना शुरू कर दिए। आज भारत के नमकीन स्नैक्स मार्केट की टोटल वैल्यूएशन करीब 43,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें बालाजी वेफर्स का 12% मार्केट शेयर है, जो इसे मार्केट का थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बनाता है। जबकि यहाँ नंबर 1 पर है हल्दीराम, जिसका मार्केट शेयर 21% है, तो वहीं सेकंड नंबर पर 15% शेयर के साथ पेप्सिको है। वैसे दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा कि कुरकुरे और अंकल चिप्स पेप्सिको के अंडर में ही आते हैं। वैसे यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ जहां ज्यादातर FMCG कंपनीज अपनी एनुअल सेल्स का 8 to 12% सिर्फ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में ही उड़ा देती हैं, वहीं बालाजी वेफर्स इस पर 2% से भी कम खर्च करती है। द इकोनॉमिक टाइम्स के इंटरव्यू में चंदू भाई वीरानी जी ने बताया है कि वो प्राइस के मामले में कभी भी अपने राइवल से कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि उनके प्राइजेस सबसे कम है। साथ ही बालाजी कोई सेल्स टारगेट भी सेट नहीं करती, क्योंकि उनका फोकस हमेशा हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा करने पर होता है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो चंदू भाई जी की ये बात 100% सच है। चाहे कोई भी कंपनी हो, हमारे देश में वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, और ये बात चंदू भाई जी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो आज भारत के 11 से ज्यादा स्टेट्स में बालाजी वेफर्स के 23 तरह के नमकीन, 14 तरह के वेफर्स और 14 तरह के वेस्टर्न स्नैक्स बिकते हैं, जिससे इनके टोटल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स 65 से भी ज्यादा होते हैं। आपको बता दें कि बालाजी के प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का करीब 78% होता है, जबकि इस इंडस्ट्री में एवरेज मटेरियल कॉस्ट केवल 65% है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बालाजी का कोई 10 रुपए का नमकीन पैकेट लेते हैं तो आप मानकर चलिए कि उसमें 78% कॉस्ट यानी 7 रुपए 80 पैसे का माल मटेरियल लगा हुआ है। और हाँ, दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में इनकी चिप्स के पैकेट में आपको काफी कम हवा और ज्यादा चिप्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ चिप्स के केस में ही नहीं, बल्कि आप इनके चाहे किसी भी प्रोडक्ट को ले लेंगे, उसमें आपको मार्केट के कंपैरिजन में 13% क्वांटिटी ज्यादा ही मिलेगी। अब यहाँ आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि जब ये ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं तो फिर इनका प्रॉफिट मार्जिन तो काफी कम होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंपनी बेवकूफ नहीं है जो अपना लॉस करे या फिर कम प्रॉफिट कमाकर संतुष्ट हो जाए।
दरअसल बालाजी कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें आइटम्स तो ज्यादा देती है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस को कम करके वो अपने लिए इजिली 10 to 12% मार्जिन निकाली लेती है। अगर आपको अभी भी ये मार्जिन कम लग रहा है तो आपको पावर ऑफ रोटेशन को समझने की जरूरत है। दरअसल कोई भी कंपनी जितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को तैयार करके बेच देगी वो उतना ही ज्यादा मार्जिन बना पाएगी। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है और उस पर 30% मार्जिन है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बिकने में 3 से 4 महीने लगते हैं, तो फिर वो आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा जितना कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा जिसका मार्जिन भले ही 10% हो, लेकिन हर 15 दिन में उसका पूरा स्टॉक खाली हो जाए। जैसे आप बालाजी को ही ले लीजिए, ये हर 15 दिन में अपना माल तैयार करके पूरा बेच देता है, जबकि बाकी कंपनीज में इसमें मिनिमम 25 डेज का समय लगता है। वैसे दोस्तों बालाजी को इतनी पॉपुलैरिटी दिलाने में उसके मार्केटिंग वे का भी जबरदस्त रोल है। जहां इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लेस अपने पैकेट में हवा की वजह से बदनाम है, वही लेस की बदनामी का फायदा उठाकर बालाजी ने अपना स्लोगन रखा, हवा कम वेफर्स ज्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह। वैसे बालाजी की पॉपुलैरिटी को देखकर एक समय उसके एक कॉम्पिटिटर ने कंपनी को खरीदने के लिए 4000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन चंदू भाई वीरानी जी ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरी कंपनी मेरे बच्चों की तरह है और मैं अपने बच्चों को नहीं बेचता। दोस्तों ये बात उस समय की है जब बालाजी की सेल्स 1000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। ये कॉम्पिटिटर कौन था ये बात कभी भी मीडिया के सामने तो नहीं आ पाई, लेकिन यकीनन चंदू भाई जी के जवाब से उस कॉम्पिटिटर को ये तो जरूर समझ आ गया होगा कि जब एक गुजराती कोई बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट लॉस से ऊपर उठकर अपने बिजनेस को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी बालाजी के प्रोडक्ट्स को यूज किया है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि लेस चिप्स ने हवा बेचकर 4000 करोड़ कैसे कमाए, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।